हेलो बच्चों, ये हमारा फिजिक्स का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स करवा चुका हूं और जो हमारे पास चार प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स थी उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो पुराने वीडियोस में है, अगर नहीं पता तो आप पुराने वीडियोस देख लेना। ये हमारा तीसरा वीडियो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। आज का काम थोड़ा लंबा होगा, इसलिए इसको आपने ध्यान से देखना है। कॉपी पेंसिल निकाल लो, जो चीज साथ में समझ आ रही है उसको साथ में समझे जाओ और बाकी नोट्स अपने कंप्लीट करो। बुक्स देखो, बुक्स की हेल्प लो, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसकी हेल्प लो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हमने जो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करना है। अब तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। लेकिन जब तक ऐसे सिस्टम फार्मूलेट नहीं हुआ था तो हर कंट्री के पास एक अपना अलग सिस्टम था क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास तीन, वैसे तो सिस्टम काफी थे लेकिन उनमें से तीन सिस्टम फेमस थे। पहला सिस्टम था FPS सिस्टम और इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड हमारे पास सिस्टम था CGS सिस्टम एंड दिस सिस्टम आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड थर्ड MKS सिस्टम, और ये सिस्टम इंडियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है FPS सिस्टम और F स्टैंड फॉर फुट। F का मतलब यहां पे फुट होगा। P स्टैंड फॉर पाउंड, POUND पाउंड, P का मतलब पाउंड रहेगा। एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है यहां पे कि अकॉर्डिंग टू FPS सिस्टम जितने भी डिस्टेंसेस थे उनको हम फुट में मेजर करते थे, जितना भी मास था उसको हम पाउंड में मेजर करते थे, जो टाइम था उसको मेजर करने की यूनिट थी वो हमारे पास सेकंड थी। तो ये सारा सिस्टम ब्रिटिश जितनी भी उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज थी वहां पे ये फॉलो किया जाता था। सेकंड सिस्टम हमारे पास है CGS सिस्टम। तो C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी कि जो ये CGS सिस्टम है जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, इसमें जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, जो भी मास था उसको हम ग्राम में मेजर करते थे और जो भी टाइम था उसको हम सेकंड में मेजर करते थे। इसी प्रकार से हमारे इंडिया में भी एक सिस्टम क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था जिसका नाम था MKS सिस्टम। तो यहां पे M का मतलब क्या रहेगा, मीटर, K का मतलब क्या रहेगा, किलोग्राम, और S स्टैंड फॉर सेकंड। तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी कि जो भी डिस्टेंसेस थे हमारे इंडिया में वो मीटर में मेजर किए जाते थे, जो भी मास था वो किलोग्राम में मेजर किया जाता था और जो टाइम था उसको मेजर करने का यूनिट था वो सेकंड था। ये तीन सिस्टम प्रचलित थे पहले, लेकिन ये तीनों सिस्टम के कारण ट्रेड में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड होते थे, व्यापार होते थे, हमने कहीं से कोई चीज मंगवाई या हमने अपनी कंट्री से कोई चीज किसी बाहर वाली कंट्री को भेजी। सपोज करो कि हमने, क्योंकि हमारे इंडिया में क्लोथ काफी, गुजरात या महाराष्ट्र में कपड़े का काफी ज्यादा काम है, हमने कुछ क्लोथ सपोज करो कि हमने फ्रांस को भेजने हैं। जो हमने क्लोथ को, जब कपड़े को मेजर किया तो हमने मेजर करना है मीटर में। हमने मीटर में मेजर करके फ्रांस में अपना जो कपड़े वो भेज दिए, लेकिन जब उन्होंने मेजर किए तो वो उसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। अगर हमने ब्रिटिश में भेजा, हमने तो कपड़े मीटर में मेजर किए, लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कपड़े किस में मेजर किए, फुट में मेजर किए। उसी प्रकार से अगर ब्रिटिश से हमने कोई चीज इंपोर्ट करवानी है यानी कि अपने देश में लेके आनी है,
मान लो हमें ब्रिटिश से कुछ स्टील का आयात करना है, हमने स्टील मंगवानी है बाहर से, इंपोर्ट करना है, तो वो हमें सपोज स्टील उसको वो मेजर करेंगे पाउंड में, लेकिन जब वो इंडिया में पहुंचेगी तो उसको फिर हम पाउंड में मेजर नहीं करेंगे, उसको हम किसमें मेजर करते थे, किलोग्राम में। तो इस प्रकार से एक डिफरेंट ऑफ यूनिट्स के कारण एक तो टाइम की वेस्टेज, एक मैन पावर की वेस्टेज, तो सभी कंट्रीज ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ही सिस्टम को फॉलो करें कि जो भी चीज हम मेजर करेंगे वो एक ही सिस्टम में होगी, डिफरेंट सिस्टम में नहीं होगी। तो सभी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे या गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसकी परमिशन दी, तो एक नया सिस्टम फॉर्मुलेट हुआ जिसका नाम था SI सिस्टम, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जितनी भी कंट्रीज हैं वो यही सिस्टम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। अब इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स के फायदे भी होंगे, तभी इस सिस्टम को फॉलो किया गया। अब इसमें चार इसके जो एडवांटेज, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम, कि SI सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले यूनिट में ये क्वेश्चन पेपर में आमतौर पे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। SI मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसे सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, वो हमारे पास चार फायदे हैं। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, लेकिन पहले मैं यहां पे लिख दूं। नंबर 1, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर 2, इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर 3, इट इज absolute system of units, and last number 4, it is metric system of units। अब ये चार मैंने यहां पे एडवांटेज लिखे हैं, मैं चारों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमारे पास है कि जो SI सिस्टम है वो एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो उन वीडियोस में मैंने फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स उनको मैंने डिस्कस किया है। तो कोहेरेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती हैं, अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज किनको कहा जाता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, 3 है हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है मैकेनिक्स के अंदर, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन यूनिट्स तो काफी सारी हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, सपोज करो स्पीड, तो स्पीड हमारे पास फंडामेंटल यूनिट नहीं है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम मैं यहां पे लिख दूं तो वॉल्यूम भी एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इस प्रकार की काफी सारी यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये सारी और भी, इसमें फोर्स भी आप लिख लो, एनर्जी लिख लो, प्रेशर लिख लो, वर्क लिख लो, पावर लिख लो, सरफेस टेंशन लिख लो, सरफेस एनर्जी लिख लो। देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप इनको समझते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अभी तो आपके लिए नई चीज है, इसलिए शायद आपको ये कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, आप पढ़ेंगे, बुक्स को देखेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो ये आप इनके सभी के साथ फेमिलियर हो जाओगे। तो मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम, फोर्स एटसेट्रा और भी होंगी, दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स या क्वांटिटीज।
ये क्वांटिटीज हैं और इनकी यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे और इनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। रादर इनको यूनिट्स लिखना बेटर नहीं, इनको हम क्वांटिटीज लिख लेते हैं। क्वांटिटीज 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 तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है। तो कोहेरेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं इनको डिराइव कर सकें, क्योंकि दीज आर द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं हैं वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं। अब अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को बना सकें, उनको डिराइव कर सकें, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। तो पहली तो एडवांटेज ये हो गई कि ऐसे सिस्टम के अंदर जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसके अंदर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम कहा जाएगा। तो कोहेरेंट सिस्टम की अगर डेफिनेशन एक नंबर में आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन में ये होगा कि द सिस्टम इन विच कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट सिस्टम इज नोन एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी कि व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सेकंड हम करते हैं, सेकंड हमारे पास है व्हाट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब रैशनल सिस्टम कौन सा सिस्टम है? व्हाट इज रैशनल सिस्टम? व्हाट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सेकंड नंबर पे रैशनल सिस्टम। अब देखो रैशनल सिस्टम में आप एक बात आप सबको पता होगी कि हमारे पास अपन 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि एनर्जी। अब एनर्जी क्या चीज है, क्योंकि काफी बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, पंजाबी मीडियम के भी होंगे, तो एनर्जी को आपने शायद पढ़ रहा होगा ऊर्जा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे या पंजाबी मीडियम वाले बच्चे, उन्होंने एनर्जी को ऊर्जा ये पढ़ रखा होगा। तो मैं बात कर रहा था एनर्जी की कि जो इसकी SI यूनिट है वो जूल होती है, JOULE, जूल। उसी प्रकार से अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो तो इसकी मैं ऐसे यूनिट को भी मैं क्या लिखूंगा? SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको भी मैं जूल ही लिखूंगा। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी तो मैं इसकी SI यूनिट को भी जूल ही लिखूंगा। अगर मेरे पास वर्क पूछा होगा कि वर्क इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट ऑफ वर्क मैं इसको भी जूल ही लिखूंगा। तो देखो इनमें एक चीज क्लियर है, एनर्जी कोई भी हो, वैसे वर्क भी एक प्रकार की, वैसे वर्क एनर्जी तो नहीं होती, लेकिन वर्क की नेचर वही है जो एनर्जी की नेचर है। तो एनर्जी कोई भी हो या उसके साथ रलती मिलती क्वांटिटी वर्क हो, तो सबकी जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। तो रैशनल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जिसकी नेचर सेम है तो उसकी SI यूनिट भी सेम ही होगी। अब इस एग्जांपल को ऐसे समझो, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में यह कहा जाता है कि आपकी जो यूनिफॉर्म है वो व्हाइट शर्ट है और ब्लू कलर की पैंट है। तो ये तो हो गया रैशनल सिस्टम। तो रैशनल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनकी एक ही नेचर है कि सबने स्कूल में पढ़ने के लिए आना है। तो सबको हमने एक ही यूनिफॉर्म लगवा दी, व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट। एक स्कूल में दो प्रकार की यूनिफॉर्म्स नहीं होती। इसका मतलब स्कूल में जो सिस्टम है वो एक रैशनल सिस्टम है। तो इस प्रकार से फिजिक्स में हम रैशनल सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें हमारे पास है तो क्वांटिटीज डिफरेंट, एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क है। अगर हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन अगर इनकी नेचर सेम है तो इनकी SI यूनिट भी सेम ही होगी। उस सिस्टम को हम कहेंगे रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी व्हाट इज रैशनल सिस्टम। थर्ड नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम क्या है, मैं इसको भी मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। देखो एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब होता है ठीक सिस्टम। अब एब्सोल्यूट सिस्टम में हम क्या करते हैं
कि हम ऐसे सिस्टम में हम ऐसी क्वांटिटीज को इंक्लूड नहीं करते जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल यूनिट्स को हम अपने एसआई सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते कि उनकी ग्रेविटेशनल जो यूनिट है, ग्रेविटेशनल क्वांटिटी है, ग्रेविटी है, उसकी जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इसलिए उसको हम ऐसी क्वांटिटीज को हम अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। ऐसी क्वांटिटीज को छोड़ के जो बाकी हमारा सिस्टम है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम। नंबर 4 पे हमारे पास है मीट्रिक सिस्टम। नंबर 4 पे मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब हुआ? अब मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी के, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मैं यहां पे लिख दूं 1000, यहां पे मैं लिख दूं 1000, 1 0 0 एंड 0 1000। शायद को नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 1000। तो मैं 1000 को कैसे लिख पाऊंगा? 1 into 10 raised to power 3, 1000 1 into 10 raised to power 3। तो व्हाट इज मीट्रिक सिस्टम? तो मीट्रिक सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जिस सिस्टम में हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ 10, कि ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ ए क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 की पावर में अगर हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकें तो उस सिस्टम को हम कहेंगे मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो हमारा एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर में आ सकता है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। इसके बाद हमारे पास कई बार 2 नंबर में एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द चॉइस ऑफ ए यूनिट। चॉइस ऑफ ए यूनिट, कि हमने किसी क्वांटिटी की यूनिट को फॉर्मुलेट करना है। कोई क्वांटिटी हमें दे दी गई कि ये क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को बनाओ, उसकी यूनिट को फॉर्मुलेट करो। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमने किसी क्वांटिटी की यूनिट को फॉर्मुलेट करना है, किसी क्वांटिटी की यूनिट को बनाना है, तो हमने क्या सोचना है? चॉइस ऑफ ए यूनिट। तो देखो, चॉइस ऑफ यूनिट का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले कि जो हम यूनिट बनाएं, पहली बात तो वो कि वो यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया कि जो भी हम यूनिट बनाए, क्योंकि चॉइस हमें पूछी गई है कि चॉइस क्या होगी, तो चॉइस करने से पहले हमारे दिमाग में क्या पॉइंट होंगे वो हमने लिखने हैं कि ये मैं यूनिट बना रहा हूं, लेकिन यूनिट बना रहा हूं तो वो यूनिट ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो नंबर 1 ये हो गया कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सेकंड, वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। नंबर 3, शुड नॉट चेंज with change in time or direction। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम यूनिट बनाएं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है तो वो यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो हमने मास की यूनिट बना दी किलोग्राम। अब किलोग्राम टाइम चेंज होने का मतलब कि अगर मैं सुबह को या दोपहर को अगर मैं मार्केट में कोई सब्जी लेने जा रहा हूं तो मैं उसको यही कहूंगा कि 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम ये वाली सब्जी डाल दे। अगर मैं टाइम चेंज हो गया रात को जाऊं तो मैं तब भी यही कहूंगा कि ये 2 किलोग्राम आलू डाल दे, 3 किलोग्राम प्याज डाल दे। तो किलोग्राम ही मास से यूनिट होगी। रात को या सुबह को या दोपहर को टाइम चेंज होने के साथ उसकी यूनिट चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पे बैठ के ये कह रहा हूं, अपने जगह पे बैठ के पठानकोट में बैठ के ये कह रहा हूं कि मास की यूनिट किलोग्राम है, तो अगर कोई आदमी अमेरिका में भी चला जाएगा तो वहां पे भी मास की यूनिट किलोग्राम होगी।
कुछ जापान में भी चला जाएगा तो भी वहां पे मास की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम ही होगी। अगर हम यहाँ पे टाइम को मिनट्स में या सेकंड्स में हम मेजर कर रहे हैं, सेकंड से मेजर कर रहे हैं, तो हम वर्ल्ड के किसी पार्ट में चले जाएं तो जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम रहेगी वो सेकंड ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम यूनिट बनाए शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन टाइम और डायरेक्शन। नंबर 4, शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। अब फिजिकल कंडीशंस कौन सी हुई कि फिजिकल कंडीशन के चेंज होने के साथ भी यूनिट को चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, तो ये सारी फिजिकल कंडीशंस हैं। तो अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो यूनिट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो फिजिकल यूनिट्स के चेंज होने के साथ चेंज ना हो। और लास्ट में एक्सेप्टेबल भी, सबको एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए इंटरनेशनली। ऐसा ना हो तो कोई कंट्री कहे नहीं जी तो हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो ये 4-5 ऐसे पॉइंट हैं कि जो हमारी एक यूनिट को बनाने के लिए हमारी चॉइस होनी चाहिए। तो व्हाट इज द चॉइस ऑफ यूनिट? तो नंबर 1 शुड बी वेल डिफाइंड, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, should not change with change in time or direction, should not change with change in physical conditions and internationally acceptable। तो ये आपका पेपर में कभी 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद हम एसआई सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं। तो एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास 7 यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ध्यान देना इस बात को, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होंगी एसआई सिस्टम के अंदर। सबसे पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी? सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा लेंथ। अब देखो लेंथ इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी, लेकिन सिंबल इसको हम मीटर नहीं लिखेंगे, पूरा METER मीटर नहीं लिखेंगे। सिर्फ इसका जो सिंबल, इसके यूनिट का सिंबल होगा स्मॉल m, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है लेंथ, तो इसकी यूनिट को कौन सी होगी? मीटर, लेकिन METER मीटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ मीटर का सिंबल लिखेंगे जो होगा स्मॉल m। सेकंड हमारे पास क्वांटिटी होगी मास। मास की यूनिट किलोग्राम है, लेकिन हम किलोग्राम पूरा KILOGRAM नहीं लिखेंगे, किलोग्राम का सिंबल लिखेंगे जो होगा kg। तीसरे नंबर पर हमारे पास है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी टाइम। टाइम की यूनिट सबको पता है, सेकंड है SECOND नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे S फॉर सेकंड। कई बार हम SEC लिख देते हैं तो ये गलत है, अकेला S ये ठीक है। नंबर 4 हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में इसकी यूनिट भी आपको याद होगी एम्पियर। लेकिन एम्पियर हम पूरा नहीं लिखेंगे, AMPERE एम्पियर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंबल क्या लिखेंगे? कैपिटल A। कई बार हम न्यूमेरिकल्स में AMP डॉट ऐसे लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग। एम्पियर के लिए ओनली कैपिटल A। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए जो हमारे पास ऐसे यूनिट रहेगी वो होगी केल्विन। तो केल्विन अगेन पूरा नहीं लिखेंगे, केल्विन को लिखने का जो हमारे पास सिंबल है दैट इज कैपिटल K। तो कई बार हम क्या लिखते हैं कि डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, तो केल्विन लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, जो कि एक रॉन्ग मेथड है। तो केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती, केल्विन अकेला कैपिटल K ही होता है। हाँ, डिग्री सेल्सियस में डिग्री जरूर लगती है, लेकिन जो हमारे पास टेम्परेचर की SI यूनिट होगी वो केल्विन होगी, जिसको हम ओनली एंड ओनली कैपिटल K से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो पूरी यूनिट है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कैंडेला होती है, लेकिन आपने कैंडेला नहीं लिखनी, सिर्फ इसका जो सिंबल है C कैपिटल D स्मॉल CD, कैंडेला, ये इसकी यूनिट होगी। बाकी सारी आपने यूनिट सुनी होंगी लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं सुनी होगी। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, सन है, स्टार्स हैं, हमारे घर में बल्ब है, ट्यूब लाइट है, इवन कैंडल है, दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ लाइट। यहां से प्रकाश आ रहा है, लाइट वहां से आ रही है। तो कोई सोर्स, उसकी जो लाइट हम तक पहुंचती है वो इंटेंस होती है, और कोई सोर्स हम तक वहां अपनी लाइट पहुंचा रहा है, उसकी इंटेंस लाइट नहीं होती, वो डल होती है, डिम होती है। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? लाइट बनती है फोटॉन्स के साथ। लाइट के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो फोटॉन्स होते हैं, PHOTON। फोटोन को प्रोटॉन के साथ कंफ्यूज मत करना, प्रोटॉन अलग चीज है, फोटोन अलग चीज है। प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, फोटोन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लाइट बेसिकली फोटोन से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्वांटा ऑफ लाइट भी कहते हैं, फोटोन्स। अब फोटोन, मान लो ये मेरे पास एक एरिया है, एक यूनिट एरिया है, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, मान लो यूनिट एरिया है। लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, तो इसका जो एरिया होगा वो यूनिट एरिया होगा। अब इस यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, सपोज करो यहां पे सन, दिस इज सन। अब सन से लाइट हम यहां तक पहुंच रही है। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितने फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पहुंच रहे हैं, उन नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम कहेंगे इंटेंसिटी। तो कोई ऐसा सोर्स होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा पहुंच रहे होंगे यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है। कोई ऐसा सोर्स भी होगा जिसमें फोटॉन्स कम पहुंच रहे होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी कम है। आपके घर में सपोज करो कि आप अपने कोई कैंडल जला रहे हो, घर में कैंडल जलाई आपने। अब कैंडल, इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट, ये एक डिम सोर्स ऑफ लाइट है, तो नेचुरली उसमें जो फोटॉन्स पहुंचेंगे, क्रॉस करेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो कम होंगे, तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक बड़ा ही हाई वाटेज का बल्ब है, जिसकी हाई वाटेज है, बल्ब है, उसको हमने ऑन किया, तो उसमें जो फोटॉन्स गिर रहे होंगे या क्रॉस कर रहे होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उन फोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, संख्या उनकी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी इज हाई। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि उन फोटॉन्स की जो कितने गिर रहे हैं, जो इंटेंसिटी है, उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। लेकिन कैंडेला पूरा नहीं लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड एज C स्मॉल d एंड डॉट कैंडेला। लास्ट में 7 नंबर पे हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि किसी सब्सटेंस में मैटर कितना है, किसी सब्सटेंस में मैटर कितना है, तो इसको हम मेजर करते हैं मोल में। आपने केमिस्ट्री में सुन रखा होगा, नहीं सुना तो सुन लोगे। मोल में पूरी यूनिट का नाम मोल है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट को, तो सिर्फ लिखेंगे MOLE, नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके बाद इन 7 क्वांटिटीज के साथ हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, मैं उनको अभी यहां पे डिस्कस कर देता हूं। तो आई थिंक 7 क्वांटिटीज आपको पता चल गई कौन कौन सी हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। 2 क्वांटिटीज हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। वो कौन सी क्वांटिटीज हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर कुछ रह गया तो इसको
स्टॉप करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जो कि हम एसआई सिस्टम में ही इंक्लूड करते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री, आई थिंक नजर नहीं आ रहा होगा आपको। टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। नंबर 1 रेडियन, नंबर 2 स्टैंडियन। ये भी आपके लिए नई क्वांटिटीज हैं, शायद इनके नाम आपने पहले नहीं सुन रखे होंगे, रेडियन एंड स्टर्डियन। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो रेडियन है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं, लिखनी चाहो तो लिख सकते हो। मैं बोलता हूं, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसको ध्यान से समझो कि मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, सर्कल नजर नहीं आ रहा आपको, मैं यहां पे लिखता हूं सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ये इसका रेडियस है, दिस इज रेडियस। सेंटर में मैंने यहां पे ओ लिखी, तो इस पॉइंट को मैं यहां पे ए लिख रहा हूं। अब इसका जो रेडियस है वो आर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, और अगेन ए से लेके बी तक हमारे पास कोई डिस्टेंस है, मैं यहां पे बी लिख रहा हूं। ओ से लेके बी तक भी हमारे पास रेडियस आर है, और ए से लेके बी तक हमारे पास आर्क है, आर्क ए बी, और इसकी जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी जो आर्क की लेंथ है, आर्क ए बी हमारे पास यहां पे आर्क है, ये आर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी हमारे पास आर्क है, सर्कल का पार्ट है ए बी, दिस इज नोन एज द आर्क। अगर आर्क की लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये वाली जो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उस एंगल को हम रेडियन कहेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने? इफ द लेंथ ऑफ द आर्क